किया जाए। और जैसे कि आज हमारी महफिल में बहुत ही कीमती सितारे मौजूद हैं, प्रोफेसर अकील हाशमी साहब साबिक़ सदर शोबे उस्मान यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर मजीद बेदर साहब साबिक़ शोबे उस्मान यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मसूद जाफरी साहब, डॉक्टर हिलाल आज़मी साहब हैं, सेक्रेटरी के सदर हैं, मोमिन खान शौक साहब हैं, रहमान साहब हैं और तमीज़ साहब हैं और महफिल के रवा डॉक्टर अनवर साहब हैं और मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी। गुज़िश्ता हफ्ते साहब के बाद मीटिंग हुई थी हर महीना कि किस मौजू पे प्रोग्राम रखा जाए, तो अगस्त के हवाले से और आज़ादी के हवाले से साहब ने मशवरा दिया कि ये जो भुला हुआ सबक है इसको फिर से दोहराना चाहिए। जब हम अखबार में न्यूज़ दिए थे तो लोग बोले कि सामीन कहाँ से आएंगे इस तरह के प्रोग्राम में, लेकिन साहब ने उस वक्त भी कहा था, अनवर साहब ने, कि यहाँ से जो बात उठती है और अखबार के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए से सारी दुनिया में जाएगी और जो कुछ फिक्र यहाँ से निकली है इसका ज़रूरत अमल होगा। तो कमरुद्दीन साहबी फाउंडेशन के ज़ेर तमाम साहब के शौक़ से जो महाना मजालिस हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू के हवाले से अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और अच्छी आवाज़ आ रही है। गुज़िश्ता 2 प्रोग्रामों से मैं भी इस महफिल के साथ जुड़ गया हूँ और मीडिया के हवाले से यहाँ से जो कुछ बात निकलती है उसको प्रेस के ज़रिए से सारी दुनिया में पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो आज हमारा इस सेमिनार शुरू होने जा रहा है। मैं इस सेमिनार की सदारत के लिए उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अकील हाशमी साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ़। मैं दीगर मेहमानों का भी यहाँ इस्तकबाल करता हूँ और आज जैसे प्रोग्राम है कि हमारे साथ कुछ स्कॉलर्स जुड़ने वाले थे, तो मैं एक मजमून पेश करूँगा कि उर्दू शायरी और तहरीक आज़ादी और हमारे मेहमान मसूद जाफरी साहब को आज़ादी है तो तारीख के हवाले से और उर्दू के हवाले से और आपके उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मजीद बेदर साहब की बात करेंगे के हवाले से। तो मैंने उनसे ख्वाहिश की कि आप इस मौजू पे बात करेंगे, तो अभी कुछ देर में फ़ोन पे उनसे हम बात करेंगे, वो भी तहरीक आज़ादी और उर्दू के हवाले से कुछ बात करेंगे फ़ोन पे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात रहेगी। तो मैं आपकी इजाज़त से मुख्तसर सा मज़मून सुना दूँगा, उसके बाद जो है हमारे मेहमान बात की। तो मौजू है मेरा जो है जद्दोजहद आज़ादी में उर्दू शोरा का किरदार। कुछ अशार लेकर आया हूँ मैं ताकि इससे अंदाज़ा होगा कि हमारी जो तहरीक रही है इसमें उर्दू ने क्या काम किया। हिंदुस्तान की तारीख़ बैरूनी अक़वाम की यहाँ आमद और यहाँ हुकूमत से भरी पड़ी है। मुग़लों ने यहाँ के लोगों का दिल जीता था और 300 साल से ज़्यादा हुकूमत की थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमारे वसाइल को बर्बाद किया और हम पर जाबिराना तौर पर हुकूमत की। इसलिए अंग्रेज़ों की ग़ुलामी हमारे गले का तोक़ बन गई। ग़ुलामी किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ग़ुलामी से नजात के लिए लोगों को मुत्तहद करना और उनमें जज्बे हुर्रियत पैदा करना ज़रूरी होता है। और हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी की तारीख़ इस बात की शायद है कि यहाँ लोगों में आज़ादी के जज्बे को परवान चढ़ाने में उर्दू ज़बान ने मौसिर किरदार अदा किया है। हिंदुस्तान की आज़ादी में जहाँ मुख्तलिफ असाब फ़िक्र नज़र, असाब कलम, उलमा, सुलहा, अदबा, सहाफ़ियों, कायदीन, मुजाहिदीन ने अहम किरदार अदा किया है, वहीं शुराए उर्दू का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है। ग़ुलामी क्या होती है इसका अंदाज़ा हमें मोहम्मद अली जौहर की इस तकरीर से होता है जो उन्होंने 1930 में लंदन में गोल्डमेज कॉन्फ्रेंस के मौके पर की थी। वो कहते हैं, मैं मुकम्मल आज़ादी के अक़ीदे का क़ाइल लौट कर नहीं जाऊँगा। मुझे एक गैर मुल्क में जो आज़ाद है मुसाफिरी की मौत मंजूर है। अगर तुम मुझे आज़ादी नहीं दोगे तो फिर तुम्हें मेरे लिए खबर की जगह देनी होगी। मोहम्मद अली जौहर का होता तहरीक आज़ादी को परवान चढ़ाने में उर्दू शायरी ने अहम किरदार अदा किया है। हमारे शोरा ने आज़ादी के बारे में जो ख्यालात पेश किए हैं कुछ उसका इंतखाब यहाँ पेश कर रहा हूँ मैं। तिलकचंद महरूम ग़ुलामी के बारे में कहते हैं, गरीबी, बदनसीबी, तलह कामी बढ़ती जाती है, वतन की अहमियत ग़ुलामी बढ़ती जाती है। महरूम वतन जब तक आज़ाद नहीं होता, 100 बार बसंत आए दिल शाद नहीं होता। ज़फ़र अली खां आज़ादी के लिए दुआ करते हुए कहते हैं, जब तक आज़ादी ना होगी हम ना होंगे शाद काम। देखिए ये उम्र कब तक तलह कामी में कटे, हिंद को भी ऐ खुदा क़ैद ग़ुलामी से छोड़ा, अपने घर का हमको भी मालिक बना मुख्तार कर। इक़बाल ने हिंद में हुब्बे वतन का जज्बा परवान चढ़ाया ताकि वो जज्बे आज़ादी से सरशार होकर मुत्तहद हो जाएं। इक़बाल बड़े जज्बाती अंदाज में अपनी नज़्म नया शिवाना में कहते हैं,
सच कह दो ऐ ब्राह्मण गर तो बुरा ना माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने। तन आके मैंने आकर दैरो हरम को छोड़ा, वाइस का वास छोड़ा छोड़े तेरे फसाने। पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा होता है। हसरत मोहानी बड़े हुर्रियत पसंद थे। उनका मशहूर ज़माना से यूँ है मशक़ सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी एक तरफ़ा तमाशा है, हसरत की तबीयत। सागर निज़ामी ने आज़ादी पर बहुत ही दिल को लगने वाले अशार लिखे। नमूना देखिए, दर्द मिल्लत है यही, एहसास गैरत है यही, राह आज़ादी में मौत आए शहादत है यही। ज़मीन मजहरी की नवाए दरस का तीखा लहजा नज़्म की नशान में ज़ाहिर है। सरों से बांध कर कफन बढ़े चलो, उम्मीदें मादरे वतन बढ़े चलो। दुआएं दे रही है माँ बढ़े चलो, बरादरान नौजवां बढ़े चलो। जो राह में ठहर गए नहीं मुकाम पेश पस, जो हम सफ़र बिछड़ गए तो छेड़ो नाले जरस। सुनो जमील की फुगा बढ़े चलो, बरादरान नौजवां बढ़े चलो। शोरिश काश्मीरी जज्बे आज़ादी को बढ़ाते हुए कहते हैं, तकदीर को तदबीर के बाजू से झुका दो, नामों से वतन के लिए जानों को लड़ा दो। इस ज़माने में अख्तर शिरानी की ये लोरी जज्बे आज़ादी को यूँ पेश करती है, वतन की जंग आज़ादी में जिसने सर कटाया है, ये इस शहदाए मिल्लत बाप का पुरजोश बेटा है। अभी से आलम तिफली का महर अंदाज कहता है, वतन का पांचवा होगा मेरा नन्ना जवा होगा। मजाज की नज़्म अंधेरी रात का मुसाफिर में हजार रुकावटों के बावजूद कौम के आगे बढ़ते रहने का अज़्म समीम मिलता है। हुकूमत के मज़ाहिर जंग के पुरहवल नक्शे हैं, कदारों के मुकाबिल तो बंदूकें हैं, नेज़े हैं, सलासल ताज़ियाने बेड़ियाँ फांसी के तख्ते हैं। सरदार जाफरी ने इस वक्त की निशानदेही की जब मजलूमों के दिन फिरेंगे। शायर के जिस सवाल का जवाब खुद आज़ादी ने दिया था उसे सुनिए। सब्र अयूबी का जब लबरेज होता है सुबह, सोज गम से खवलता है जब गुलामी का लहू। गासिबों से बढ़ के जब करता है हक अपना सवाल, जब नजर आता है मजलूमों के चेहरे पर जलाल। तफरका पड़ता है जब दुनिया में नस्ल रंग का, लेके मैं आती हूँ परचम में निकला हो जंग का। तो शमीम करहानी का इसे भी देखिए कि हम परचम कौमी को लहरा के हिमालय पर दुश्मन के हुकूमत के झंडे को झुका देंगे। सिकंदर अली वज भी अपने किसी हमसर से पीछे ना थे। वो नौजवानों को अपनी पुरानी दिलचस्पियों को छोड़कर नई जिम्मेदारियों को अपने सर लेने पर आमादा कर गए। मुताने सीमो दर पर मरने वाले नौजवानों को वतन पर जान देने के लिए तैयार करना। गुलामी के अंधेरे में अपनी घन गरज के लिए वो मशहूर थे। मसलन दौर महकूमी में राहत कुफ्र इशरत है हराम, दोस्तों की चाह आपस की मोहब्बत है हराम, इल्म नाजायज दस्तार फजीलत है हराम, इंतहा ये कि गुलामी की इबादत है हराम, साया जिल्लत से मोमिन का गुजरना है हराम, सिर्फ जीना ही नहीं बल्कि मरना है हराम। इसी तरह उन्होंने कहा कि सुनो ऐ बुस्तगान जुल्फ गीती, निदा क्या आ रही है आसमां से, ये आज़ादी का एक लम्हा है बेहतर गुलामी की हयात जावज़ा से। सलाम असली शायरी एक नए अंदाज से आज़ादी को याद करते हैं। मुझे नफरत नहीं है इश्क़ अशार से, लेकिन अभी उनको गुलाम आबाद में गा नहीं सकता। मुझे नफरत नहीं पाज़ेब की झंकार से, लेकिन अभी दोज़ख में इस जन्नत से दिल बहला नहीं सकता। अभी हिंदुस्तान को आतिश की नगमे सुनाने दो, अभी चिंगारियों को एक गुल रंगी बनाने दो। और अख्तर शिरानी के अल्फाज, इश्क़ व आज़ादी बहार अज़ीज़ का उन्वान है, इश्क़ मेरी जान है आज़ादी मेरा ईमान है, इश्क़ पर कर दूँ फिदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी पर मेरा इश्क़ भी कुर्बान है। इसी तरह फैज़ अहमद फैज़ का कहना है मशहूर शेर है कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। फिर आज़ादी के बाद फैज़ ने यूँ भी कहा कि लेकिन हुसूल आज़ादी के बाद उन्होंने जो देखा और दिल ने जो महसूस किया वो भी शायरों की ज़बानों पर आए बगैर ना रहा। फैज़ के लहजे की तरफ जब उन्होंने ऐलान किया कि ये दाग दाग उजाला ये शब गजीरा शहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। फिर बात ख़त्म कर रहा हूँ मैं। आज हिंदुस्तान को आज़ाद होकर 72 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज फिर हमारे सामने एक सवाल पैदा होता है कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं, और हमारे अतराफ फैले हुए जुल्म जबर नाइंसाफ़ी इंसानियत से वाक़ियात और मादा परस्ती के दौर में क्या हमारे अदीब और शायर की जिम्मेदारी नहीं है। तो एक मरतबा फिर हिंदुस्तान को इस जबर व इस्तिबदाद से आज़ाद कराने के लिए आवाज़ नहीं उठाए, इसलिए कि उर्दू से बेहतर कोई और ज़बान नहीं। अमीर मीनाई ने कहा, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं,
तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में। शुक्रिया। बहरहाल ये कुछ अशार थे और मैंने इस बात की कोशिश की है कि हमारे पास बहुत अच्छा सरमाया है शायरी का, उर्दू को तहरीक आज़ादी के हवाले से, और वतन में जैसे मौजूदा माहौल है, तो हमारी यही कोशिश है कि हमारे अदबी सरमाए को मुस्तक़बिल की नस्लों तक पहुँचाया जाए और उर्दू की जो तहजीब रही है दिलों को जोड़ना है, तो इसी के कारवां को आगे बढ़ाना है। मैं हमारे मेहमान हिलाल आज़मी डॉक्टर साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपने कुछ ख्यालात का इज़हार करें। तो आप लोगों को सुनने के लिए हाँ आई कुछ तारुफी तो अस्सलाम वालेकुम मुझे खुशी हो रही है। मैं अमरुद्दीन साहब को देख रहा हूँ, लाइब्रेरी को देख रहा हूँ और इस हाल को देख रहा हूँ। कई मरतबा अखबारात में पढ़ने के बाद विचार रहा था कि इससे महाना जो मजलिस होती है उर्दू के नाम पर इसमें शामिल हो, आज वो तमन्ना बलाई पूरी। मैं अपने असातिज़ा के दरमियान प्रोफेसर मजीद बेदार साहब, प्रोफेसर अब्दुल हाशमी साहब, मेरे उस्ताद हैं, इनके दरमियान कुछ बोलना नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन असलम फारूकी साहब ने बड़े भाई हैं हुक्म दिया अदब, तो हुक्म जो है अदब के ऊपर होता है, इस वजह से कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। बहरहाल हिंदुस्तान सदियों से एक कदीम तहजीब याफ्ता या मिलजुल कर रहने वाला मुल्क समझा जाता है और हिंदुस्तान में सरसब्जी और शादाबी ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जब हिंदुस्तान में मुसलमानों का कदम पड़ा और मौलवी इब्न अबी सुफरा और इस तरह मोहम्मद इब्न कासिम और एक तकरीबन 600 या 700 साल होते हैं, उतने दिनों तक, उतने सालों तक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने, यूँ कहिए कि मुसलमान नाम थे उनके, उन लोगों ने हुकूमत की इक़्तिदार की, लेकिन हुकूमत के साथ साथ उन्होंने हिंदुस्तान की आबियारी भी की, यहाँ के मज़ाहिब का एहतराम किया, यहाँ के लोगों का एहतराम किया, यहाँ पे उन लोगों ने तामीरात की। इस गुलशन को उन्होंने आबाद करने के लिए सब कुछ यहीं पे उन्होंने अपनी सलाहियत और अपनी ताकत को उन्होंने लगा दिया और यहीं पे वो लोग मदफून भी किए। और इनसे जो है बड़ी मोहब्बत थी, जैसा कि आखिर में बहादुर शाह जफर ने कहा कि कितना है ना रखते थे। खैर अगर देखा जाए गौर से तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर यानी इस हिंदुस्तान के ऊपर जो सबसे खराब जो काम किया था, उन लोगों ने यही काम किया था कि यहाँ की तहजीब को बांटने की कोशिश की थी, यहाँ के मज़ाहिब के ऊपर उन लोगों ने हमला करने की कोशिश की। चुनांचे वो खंजीर का मामला हो या इसी तरह मस्जिद और मंदिर का मामला हो या इसी तरह और भी दीगर जो मराहिल हैं जैसे गाय वगैरह का जो मामला है, ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों की ही लगाई हुई थी ताकि उनकी हुकूमत इस हिंदुस्तान के ऊपर मुस्तहकम हो। और चूंकि उन लोगों ने इक़्तिदार मुसलमानों से लिया था तो उस वजह से उनको मुसलमानों से बड़ी नफरत। हालांकि अंग्रेज़ों ने बहुत सारे काम हिंदुस्तान के अंदर अच्छे भी किए, अच्छी सड़कें बनाई,
अच्छी फैक्ट्रियाँ की, अच्छे रोजगार यहाँ पे कोशिश की उन लोगों ने। बल्कि एक हमारे दोस्त थे, वो कहा करते हैं कि अगर अंग्रेज हिंदुस्तान में रह गए होते आज तक, तो आज हिंदुस्तान भी जापान और जर्मन की तरह हो जाता, फ्रांस की तरह हो जाता। गरचे कि हमारा तशक्कुस और हमारी तहजीब और हमारा तमद्दुन खत्म हो जाता, लेकिन जो तरक्की होती वो जर्मन की तरह, फ्रांस की तरह, जैसे जो है दीगर ममालिक हैं, उस तरह हो जाती। लेकिन यहाँ की जो तहजीब है, यहाँ की तमद्दुन को वो लोग पारा पारा कर देते, टुकड़े टुकड़े कर देते, और इंसानियत को टुकड़े टुकड़े कर कर ताजमहल तामीर करना या कोई चीज और तामीर करना ये मुनासिब नहीं मालूम होता। चुनांचा इसी सब वजूहात की बुनियाद पर उस जमाने के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान के चश्मो चराग हैं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया। उससे पहले अगर देखा जाए तो उसके पहले या बाद फिर नवाब सिराजुद्दौला और इसी तरह और भी दीगर जो है लोग हैं, उन लोगों ने जो है हर तरह से तहरीकें चलाई और कैसी कैसी तहरीकें इस हिंदुस्तान के अंदर चली। लेकिन अगर हिंदुस्तान की आज़ादी में अगर देखा जाए तो दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक तो उलमा की कुर्बानी और दूसरे उर्दू जबान की कुर्बानी। ये दोनों कुर्बानियाँ ऐसी हैं कि जो हिंदुस्तान की आज़ादी का सबब बनी। चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था कि जिस पर जो है उलमा की और मुसलमानों की लाशें न हों। हर जगह उलमा को ही टारगेट बनाया गया, कुरान के नुस्खों को जलाया गया, उलमा को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। शाह अब्दुल अजीज और इसी तरह शाह इस्माइल शहीद, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही और इस तरह बेशुमार ऐसे जो नाम हैं। और उसके बाद भी आप आते चले जाएं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और इस तरह जमीयत उलमा, तहरीक मुआलात या तहरीक खिलाफत या तहरीक रेशमी रुमाल और इस तरह की जितनी भी जो तहारीक हैं, उन तहारीक में अगर गौर से देखा जाए तो उलमा ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी हर चीज की कुर्बानी दी। और हैदराबाद के मुमताज़ शायर जनाब मोहतरम मोमिन खान शौक साहब और मेरे दोस्त साहब वही प्रोफेसर साहब, आज के इस इजलास का अहम मौजू है कि जद्दोजहद आज़ादी में उर्दू का किरदार या उर्दू का रूप। एक चीज़ आप मिस मत कीजिए जो अक्सर हम मिस करते हैं या भूल जाते हैं। 19वीं सदी पूरी उर्दू की सदी, 20वीं सदी के आज़ादी तक उर्दू की सदी है। उर्दू का माहौल उर्दू चला हेलो उससे उर्दू ज़बान और उससे वाबस्तगी के बाद जी, और ख़ासतौर पर रेडियो से और टेलीविज़न से और मीडिया से चूँकि मेरी वाबस्तगी रही है और अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह उसी ज़बान की रोज़ी रोटी खा रहा हूँ बैठा हूँ। और हाँ सही, मैं मायूस नहीं हूँ, आपकी तहनीत भी है ना। से उसकी वजह यह है कि आने वाले कल में आज की जो नस्ल है जिसको हम समझते हैं कि शायद हमने विरसे में ज़बान नहीं दी है या विरसे में हमने उन तक वो बात नहीं पहुँचाई जो हमें पहुँचाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है। मसलन मैं एक मिसाल अपने घर की देता हूँ। मैं बचपन से उर्दू पढ़ता रहा हूँ, उर्दू पढ़ाता रहा हूँ और महल्ले के तकरीबन 25-30 बच्चों को मैं और मेरी बीवी मिलकर पढ़ाते रहे हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये था कि नई नस्ल जो है वो ज़बान से ही वाकिफ़ हो, बयान से वाकिफ़ हो, कलाम से वाकिफ़ हो, शोरा से, अदीबों से, इन सब से वाकिफ़ हो और साथ ही साथ उर्दू की जो तरक्की हुई उसकी जो भी तारीख है वो तक पहुँचे और उस तक कामयाब। और मैंने अपने बच्चों को, सारे बच्चों को, अभी मुफ्ती साहब की बात पे मुझे याद आया कि हमें कम से कम एक बच्चे को एडमिशन देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए।
मैंने अपने पूरे बच्चों को करवाया है। और एक बात मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ आपसे मसूद साहब कि अमेरिका में मेरे 2 बच्चे अमेरिका में, एक बच्चा मेरा दुबई में है, एक बेटा मेरा अभी स्वीडन से पढ़कर आया है और बेटी मेरी मस्कत में है। माशाल्लाह। मेरे बेटे ने अमेरिका में एक रूल बना रखा है, कानून है उसका। उसने अपने तमाम दोस्त अहबाब से, तमाम रिश्तेदारों से कह रखा है कि मेरे घर में आने के बाद मेरी औलाद से सिर्फ उर्दू में बात करेंगे आप अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे। एक साहब ने एतराज किया उस पर, मोहतशिम भाई ने एतराज किया, कहने लगे यार हम पिछले 28 साल से यहाँ हैं, हमने अपनी जनरेशन को तो कुछ पढ़ाया नहीं। तो उसने कहा कि मैं वही देखकर तो सिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चे बाहर जाते हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं, तो घर में उर्दू बोलें। तो मुझे अच्छी तरह से याद है 2007 में पहली मरतबा गया था अमेरिका, 9 में गया, फिर 11 में गया, फिर 18 में गया और 17 में जाकर आया हूँ मैं। मतलब अब तक 4, 5, 6 मरतबा अमेरिका का दौरा हो चुका मेरा। वो पूरी तरह से उर्दू में बात करता है। मतलब मैं खुद चूंकि यहाँ की आदत बखौल आपके कि हमने अंग्रेजी को इस तरह से अपना लिया है कि हम अंग्रेजी के बगैर बात नहीं करते। मैं कुछ अंग्रेजी में बोलता हूँ तो मुझे जब वो उर्दू में जवाब देता है तो मुझे शर्म नहीं होती। मैं समझता हूँ कि शायद मेरी बात उस तक नहीं पहुँच रही है, लेकिन यकीन मानिएगा कि वो बोलता दादा आप परेशान मत होइए, मैं बताता हूँ। मतलब वो समझता है कि शायद दादा आपको कुछ कंफ्यूजन है, दादा आपको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन यकीन मानिएगा कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये अबू धाबी में मेरा पोता है, आप यकीन मानिएगा अरबी में वो माहिर है, 7th क्लास में पढ़ रहा है। अरबी एज ए सेकंड लैंग्वेज उसने कंपलसरी पढ़ी है, लेकिन उर्दू उसने अपनी माँ से पढ़ी है। क्योंकि मेरे बेटे को और मेरी बहू को पता है कि मैं पहले उर्दू की बात करता हूँ, बाद में दूसरी बात। मैं आज भी अपने सेल के जरिए से उर्दू में जवाब देता हूँ, उर्दू में सवाल करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारी नई जनरेशन तक हम अपनी जबान पहुँचाते हैं या बयान का अंदाज पहुँचाते हैं तो यकीनन उसको अपना कर और उसको कबूल करके, उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, बल्कि हमारा जो सिलसिला है, हमारी मेहनतें हैं, उसका सिलसिला मतलब दराज करेंगे वो। और मुझे उम्मीद है कि मीडिया के, खासतौर पे सोशल मीडिया के ताउन से हम अपनी जबान जी। अभी मसूद ने एक बात कही, मुझे अफसोसनाक पहलू मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि अपने पास साथी, मेरे अपने साथी जिन्होंने उर्दू की तहरीक में मेरा साथ दिया था, शायद आप अपने मुँह आप में मिठू बनना नहीं चाहता, हमारा ग्रुप था जिसने हैदराबाद में उर्दू जबान को स्कूलों में आम करने की तहरीक चलाई जी, जिसमें मैं, नुसरत मोहिउद्दीन, चंद्र श्रीवास्तव हमारे रूहे रवां थे और हम सब ने उस पर काम किया था। और उसके नतीजे में 222 स्कूलों में उर्दू बहसियत जबान की पढ़ाई गई और 177 जूनियर कॉलेजेस में उर्दू पढ़ाई गई। उस जमाने के हमारे साथी ने जब स्कूल खोला और जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि साहब आप अपने स्कूल में क्यों नहीं कराते, उर्दू कंपलसरी कीजिए ना। देखिए नसर स्कूल में आपको पता है, सही, नसर स्कूल में उर्दू कंपलसरी है जी। अगर मुसलमान बच्ची है, सियासत के गैर जिम्मेदार आदमी है, मुसलमानों को करीब जानने नहीं देना चाहते थे, लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पता चला कि कांग्रेस की जो पॉलिसी है किस किस्म की। सबसे बड़ी खराबी हमारी ये, हमारा दानिश्वर तबका भी मौका परस्ती का शिकार है। दूसरी चीज, हम बात कहने के लिए पीछे हटता है, सच बात पे अड़ना हमारी फितरत से बाहिर हो चुका है। और तीसरी चीज ये कि आप हुकूमत की तारीफ करें, मुख्तलिफ ओहदे भी मिलते हैं, मुख्तलिफ अवार्ड भी मिलते हैं। अब तो अवार्ड बिकने भी लगे, आप सब जानते हैं, बोलने भी। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जिद्दोजहद आज़ादी में हमारे सूरमाओं ने जो कारनामे अंजाम दिए और जिन जिन लोगों ने जामे शहादत नोश किया और शायरी के जरिए, नस्ल के जरिए, ऐसा मत समझिए कि हमारी मुखालिफत करने वाले हैं। जब रंगीला रसूल शायर हुई, उस पर सबसे पहले मुखालिफत करने वाले मुंशी प्रेमचंद। हमारे साथ हम ऐसे लोगों को
ताउन लेकर उनसे काम कर सकते हैं, हम वैसा ताउन लेते नहीं। जैसे अभी बड़ी अच्छी बात कही गई, मैंने जो आवाज सुनाई थी उसमें उन्होंने कहा कि ये उर्दू में हम जलसे बहुत कर रहे हैं, 70 साल से हमारे मुशायरे, जलसे, महफिल सब हो रहे हैं। इन महफिल को तेलुगु में, अंग्रेजी में या रीजनल लैंग्वेज में डेवलप करने की जरूरत है। लाजमी है कि हमारे अपने तालिब इल्म के ज़माने में बहुत अच्छा तेलुगु शायर था यासीन अहमद, शहीद हो गया बेचारा। और आप हम सब जानते हैं कि जो हमारे करीब होता है उसको किस तरह से दूर कर दिया जाए। इस सियासी बाजीगरी को हम अभी तक 73 साल में भी नहीं समझ सकते। कांग्रेस ने जो रवैये इख्तियार किए, पूरे वाकयात आपने सुन लिए, किस तरह से जो हिंदुस्तान का ढांचा बना था उसमें जो है तहफ़्फ़ुज़ात की बात की गई थी और फेडरल गवर्नमेंट की बात कही गई थी, सबको नल एंड वाइट करके अब ऐसा दस्तूर आपके हाथ में दे दिया गया है कि दोधारी तलवार, उस दोधारी तलवार से मौजूदा हुकूमत पूरा फायदा उठा रही है और आप अभी मुसलमान तबका भी ख्वाब खरगोश हो। तो ये अदब जो है, जैसे अभी हिंदुस्तान हमारा 2 जिल्दों में जानिसार अख्तर ने बड़ा अच्छा मुरतब किया है। उस जमाने में आपके 10 रुपए की किताब थी, तकरीबन एक किताब 1200 की है। अब कोई दिल वाले को ऐसा पैदा किया जाए, उस मैटर को हिंदी में, उस मैटर को तेलुगु में, उस मैटर को अंग्रेजी में, हम ऐसे इदारे बनाकर तकरीरें तो कर लेते हैं, मुख्तार के तो गाजी हैं, किरदार के गाजी बनने की तरफ तैयार नहीं। तो ऐसे मजालिस के साथ एक बेदारी पैदा होती है, एक शऊर पैदा होता है। तो ये महफिल मुनाकिद करने का मकसद यही है कि हम एक जगह बैठकर सोचे क्या करना है, लाहेमन हमारा क्या हो। कमरुद्दीन साबरी मेमोरियल फाउंडेशन और यहाँ जितने भी इदारे, और याद रखिए आजकल मिजाज बन गया, सियासी जहन बन गया है, उसको कोई लोग नहीं करते। हजारों से लोग तो खुश चंद रहे, अरे क्या 6-5 आदमी। इनकलाबात मजमे से नहीं, मखसूस लोगों से ही आते हैं। और ये इनकलाबात लाने के लिए कमरुद्दीन साबरी साहब की रहलत के बाद सिलसिला चला, फिर रुक गया था, उसको जारी किया गया है ताकि हम अपने अदब के साथ, अपनी तहजीब के साथ, अपने कल्चर के साथ ये भी सोचें कि आने वाली नस्लों के हाथ में उनको क्या देना है। एक बुनियादी बात यह है कि जितनी शायरी, बल्कि बड़ी अच्छी बात कही कि आप हिंदुस्तान की तमाम जबानों में तहरीक आज़ादी, जिद्दोजहद आज़ादी पर लिटरेचर ढूंढेंगे, मराठी में, कन्नड़ी में, तमिल में, हिंदी में, वो लिटरेचर नहीं मिलेगा जो उर्दू में मिलेगा, जो अभी आप, बल्कि दुनिया की किसी भी जबान में जितना लिटरेचर उर्दू जबान ने दिया है उसका 0.1% भी नहीं। इतनी इंग्लिश जबान, इतनी प्यारी जबान जिसने सब कुछ दिया। और रहा मामला, इकबाल ने कहा था 5 बार मिल गए काबे को सनम खाने। एक कोई हमारा कमजोर होता है, मैं तो अक्सर कहता हूँ, डॉक्टर साहब मौजूद है, कि जिस जबान में, देखिए आज से 400 साल पहले लखनी जबान थी, कुतुबशाही दौर के साथ खत्म हो गई, फिर उसके बाद 1960 के बाद फिर लखनी जबान, कई दखनी शायर हैं जो दखनी नाते भी लिख रहे हैं। तो एक साहब का दखनी शेरी मजमुआ जो नातिया था, उसमें मुझे बुलाया गया, तो मैंने वहाँ कहा जिस जबान में रसूल की तारीफ होती है, जिस जबान में नात लिखी जाती है, उसको जिंदा रखने का पूरा जिम्मा अल्लाह का है। 400 साल पहले जो दखनी जबान मुर्दा समझी गई थी, आज भी जिंदा है। तो हमारी जबान तो उर्दू है, इसमें तो हर शायर का कलाम नात से शुरू होता है, चाहे वो इश्क़ आशिकी की बात हो और हुस्न मोहब्बत की बात हो, चाहे वो सूफियाना कलाम हो। हर शख्स पहले हमद लिखेगा तो फिर नाम लिखेगा। तो हमको Incoming call from Drive Nizam Ali. जरूरत नहीं है,
खर्च करते हैं उनको जरा तवज्जो दिलाते तो भाई। रक्स आ गया हाँ, तो और गुमराहियाँ आ रही हैं, तो उनको तवज्जो दिलाकर आप अपना काम 4 लाख में कीजिए, 1 लाख इसी बारे को दीजिए। क्योंकि ये तो इस्लाही काम है, इसके जरिए ही आने वाली नस्लों की तैयारी में ये काम करे कौन, सबसे बड़ा मसला है। मौलवियाँ बोलते हुए थक गए हैं, अखबारों में बयानात आ रहे हैं, शादी को आसान कीजिए, हर किस्म की बातें अपने उरूज पर पूरा मजहब आकर खिताबत में बह गया है। अमल में और जो है मजहबी मामलात में अमल से भी हम दूर हैं। तो उसी तरह जिद्दोजहद आज़ादी में उर्दू ने जो अहम कारनामे अंजाम दिए, उसको मंजर आम पर लाने में भी हमने कोताही हो गई। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता एक अडॉक कमेटी बनाई जाए और उनमें तेलुगु के बेहतरीन लोग, अंग्रेजी में जो बेहतरीन लिखते हैं, जो अच्छा ट्रांसलेशन करते हैं, उनको जमा किया जाए, उनको प्रोजेक्ट पर दिया जाए। अभी बात कही जा रही थी यूनिवर्सिटीज के जो रिसर्च स्कॉलर्स, उनको मदऊ किया जाए। हम यहाँ बैठकर अखबार में देकर ये कहने के हो जाएगा नहीं, उसके लिए एक आदमी को सरफरोशी करना चाहिए। बाहर निकलकर किसी वक्त यूनिवर्सिटी में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, किसी वक्त अम्बेडकर, किसी वक्त जो है मौलाना आजाद में, किसी वक्त से आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह से काम मुकम्मल तौर पर किए जाएं तो काम आगे बढ़े। अब भी हम इरादा कर लें, 1 साल में अबुल कलाम आज़ाद पर तेलुगु में एक किताब छापे, मंसूबा बनाइए, मुसवदा तैयार कीजिए, बराबर का मसला। हमारे लोगों को हम मुतारिफ करवाने में लापरवाह हैं। जबान के चटखारे मज़े ऐसे आ गए हैं, उस मज़े के सिवा किसी चीज़ में और मज़ा बाकी नहीं। ठीक, तो ये चंद बातें मौजू से हटकर है, लेकिन मौजू से ताल्लुक़ इसलिए है कि आने वाले मरहले में हमको क्या इक़दाम करना भी चाहिए। वक्त बहुत हो चुका है और मैंने भी ये सोचा था कि बहुत सी बातें कहूँ, लेकिन उससे पहले के मुक़र्रिरीन ने उन तमाम बातों को समझ लिया। सियासी पस मंज़र और सियासी बालिग़ नज़री का सबूत भी आपने जाफरी साहब से सुना कि दर हकीकत इतना शऊर हमारा बुलंद होना चाहिए, हमारी तारीख़ का मुताला भी ऐसे होना चाहिए, अदब का मुताला जैसे, उसी तरह सब्जेक्ट का मुताला करने की हमें रग़बत होनी चाहिए। हम दूसरों को पढ़ने की क्या तरग़ीब दें, हम खुद अपने घर में जो रखी हुई है कुरान मजीद, उसको पढ़ने के लिए बरसों निकल जाते, पढ़ना नहीं होता। तो हम मुताले के मामले में इतने पीछे हैं, तो इसके लिए एक माहौल तैयार करने की भी ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि कमरुद्दीन बहुत कम और मुट्ठी भर लोग जी, क्योंकि हमारे असलम साहब जो है, जो हमारे साथ हो गए हैं, तो इसको सारी दुनिया में इस बात को फैला रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वो दूर के लोगों को भी इस महफिल में शामिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बाजू जो इमारत तामीर हो रही है, उसमें एक जदीद किस्म का शादाब हॉल तैयार होगा, जिसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी रखें। तो मेरे ख्याल से जो भी आए, जितने भी हों, हमको अपनी बात बड़ी खुशी से और आज़ादी से करनी चाहिए, और इंशाअल्लाह ये बात फैलेगी। और ये मुहावरा मशहूर है कि अंधेरे को कोसने से बेहतर छोटा सा चिराग जला। और हम सब यहाँ चिराग जलाने के लिए आए हैं, इंशाअल्लाह इससे रोशनी होगी। अब मौजू पे आने पर मैं ये कहूँगा कि आज़ादी की जिद्दोजहद मेरे ख्याल से ख़त्म नहीं हुई, बल्कि जारी है, और एक तरह से शुरू हो रही। अच्छा है, और इसमें उर्दू का किरदार देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, बहुत माजी में तो बहुत रहा है, हाल में भी कुछ है, और मुस्तक़बिल में भी होना चाहिए। तो इस पर मैं कुछ छोटी सी अपनी कुछ बातें बताऊँगा। एक उर्दू स्कूल हम चलाते हैं, अशरफुल मदारिस, जो याकूबपुरे में है वाक़, और आज के ज़माने में उर्दू स्कूल चलाना लोहे के चने चबाने के बराबर है।
اساتذہ کی تنخواہ کے لیے جدوجہد کرنا پڑتا ہے، ان کے ایمانداری سے کام کروانے کے لیے جدوجہد کرنا پڑتا ہے، اور مختلف پیرنٹس کے ساتھ بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس اسکول کے جو سب سے بچوں کے بڑے دشمن ہیں وہ ان کے ماں باپ ہیں۔ جیسے ہی بچے کے ہاتھ پاؤں چلنے لگے اس کو نکال کر کے وہ چائلڈ لیبر کی بھٹی میں جھونک دیتے، اور بچیوں کو 10ویں تک پڑھنے دیتے ہیں تاکہ وہ تیار ہو جائیں کہ کسی عرب کی جو ہے ایک نابالغ دلہن وہ بن جائے۔ بازار ابھی ختم نہیں ہوا ہے، بازار ابھی چل رہا ہے۔ تو ان حالات میں، ان ماحول میں، اور وہاں کی ذہن بھی ایسا ہے کہ جو ہے ارے تو فیس دیا بابو، میں نہیں دیا، ہولا ہے کائی کو دیا، سمجھ رہے تو ہم اپنے امریکی اور مختلف جگہ کے ڈونرز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ایک ڈونر سے امریکہ سے میری بات ہوئی، بولے نہیں ہم اردو کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، بولے غزلیات کے پروگرام کرتے ہیں، مشاعرے کرتے ہیں، قوالیاں کرواتے ہیں۔ تو میں بولا بالکل آپ پھول پتوں، اردو کے پھول پتوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن جڑوں کی طرف دیکھیے آپ، یہ آج آپ کو جو قوالیاں، جو شاعر، جو گلوکار مل رہے ہیں وہ کل کے اردو میڈیم اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، اور اب جو اردو میڈیم اسکول ختم ہو رہے ہیں تو آپ کے بچے یہ سب جو ہے شوق کہاں سے کر پائیں گے؟ بلکہ میں تو یہ بولوں گا کہ ہم یہ پیشکش بھی ہم نے کی ہے کہ اشرف المدارس میں ایک اردو سمر اسکول چلایا جائے، جس میں امریکہ اور برطانیہ کے بچے آ کے مہینہ 2 مہینے بڑی مشقت سے اردو سیکھیں اور اردو کے ماحول میں ڈھلیں اور اردو کی تہذیب سے واقف ہوں۔ تو یہ ایک بہت ضروری بات۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جو اردو میڈیم میں پڑھے ہیں اور سکسیسفلی اپنی روزی روٹی کما چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اردو کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ ایک ایجوکیشنسٹ سے میری بات ہوئی تو وہ بڑے دبنگ ایجوکیشنسٹ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اردو اسکول سے منسوب نہیں ہونا چاہتا ہوں کیونکہ سکہ رائے جو وقت انگریزی ہے۔ اچھا، یہ بات وہ اردو میں بول رہے ہیں۔ سکے راجل وقت کوئی جواب نہیں۔ تو یہ حال ہو گیا ہے ان لوگوں کا جو اردو میں پلے بڑے اور اردو کی محبت کا دم بھرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھا بھی رہے ہیں۔ تو اب میں ایک شخص ہوں جو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا، اور ایسے اسکول میں پڑھا میں کہ جہاں پہ پڑھائی تو بائی دا وے ہوتی تھی، کرکٹ کا کھیل، تیراکی کے مقابلے، فٹ بال کے میدان میں جو ہے اپنی جاں بازی دکھانا، یہ زیادہ اہم بات ہے، کیونکہ وہ اسکول جو ہے جاگیرداروں کے بچوں کے لیے بنا تھا، جن کا فیوچر ویسے ہی بڑا اسٹرانگ اور ٹھیک تھا۔ اور آج بھی اس اسکول میں ایسے ہی بچے آتے ہیں جو کرکٹ کھیل لیں، تھوڑی سی ڈرامہ کر لیں، کچھ تقریریں کر لیں، اور بائی دا وے ISC پاس بھی کر لیں، پڑھ بھی لیں، تو وہ ٹھیک ہے۔ تو لیکن میں چونکہ مجاہد اردو کا بیٹا ہوں، میرے والد نے یہ انسسٹ کیا تھا کہ میں فرسٹ لینگویج پبلک اسکول میں اردو لوں۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس زمانے میں جو اردو پڑھانے والے صاحب تھے وہ ڈھیلا پیجامہ، شیروانی، رومی ٹوپی پہن کے آتے تھے اور بولتے تھے بچوں کاپی رائٹنگ کرو، کاپی رائٹنگ کرو۔ تو 1-2 سال ہم بس کاپی رائٹنگ ہی کرتے تھے، اور وہ آنکھ بند کر کے غزلیات گنگناتے رہتے تھے اردو کے لیے۔ تو بہرحال اس کے کچھ دن بعد کوئی اچھے اساتذہ بھی آئے جو بڑی محنت سے پڑھائے، جس کی وجہ سے تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا میں سیکھ لیا اور اردو کا عاشق بھی ہو گیا۔ تو الحمدللہ انگریزی میڈیم میں پڑھنے کے باوجود
میں اس میں ہوں، اور میرا یہ یقین ہے اور یہ تجربہ کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ جب عثمانیہ یونیورسٹی آرٹس، سائنس اور کامرس میں پی ایچ ڈی لیول تک اردو میڈیم میں تعلیم دے سکتی تھی اور اس کے گریجویٹس سکسیسفلی دنیا میں کام کر چکے، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے انجینئر ہوں، چاہے فلسفی ہوں، چاہے سائنسداں ہوں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم اب ڈر رہے ہیں کہ اردو سے جو ہے ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے؟ جب فرانسیسی فرینچ پڑھتے ہیں، جرمن پڑھتے ہیں، اور چینی جاپانی اپنی اپنی زبان میں کرتے ہیں، تو ہم کیوں اس سے ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اس زبان میں نہیں کریں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے؟ اور بارہا میں ہمارے بچوں کو، ہمارے اساتذہ کو، ہماری مینجمنٹ کمیٹی کو، ہمارے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ صاحب اب عثمانیہ یونیورسٹی کا بدل مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی آ گئی ہے، اور گورنمنٹ آف انڈیا کے سول سروسز کا امتحان بھی اردو میں لکھا جاتا ہے، اور ہر سال 2-3 بچے اردو میں لکھ کر کے IAS IPS ہو رہے ہیں۔ اب بتائیے ہندوستان میں اس سے بہترین نوکری کون سی ہے؟ اس میں زبردست اقتدار ہو اور معمولی سی پڑھائی، اور اس میں نکل جائیں ایک بار 25-26 سال میں تو 60 برس تک راج کریں۔ ایسی کوئی نوکری نہیں ہے ہندوستان جس کو آپ اردو سے حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اردو کی گلی جو ہے وہ بہت آسان ہے، بنسبت دوسری گلی کو اس میں بہت کم لوگ بیٹھتے ہیں۔ اس کے ممتحن بھی جو ہے ہم سے ہمدردی رکھتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو آگے بڑھا دیں، جبکہ اگر آپ انگریزی میں بیٹھیں گے IAS کے امتحان میں تو کمپٹیشن از انکریڈیبلی انٹینس، آگے بڑھنا ہی مشکل ہے۔ تو یہ سوچ کہ اردو سے کیا ہوگا، اردو پڑھنے سے کیا ہوگا، ہماری جو ہے روزی روٹی نہیں چلے گی۔ ارے میں پوچھتا ہوں، ایک انجینئر آج جو بکیٹ بیچ رہا ہے، جو آٹو چلا رہا ہے، کیا اس کو انگریزی میں آٹو چلانا ہے یا انگریزی میں بکیٹ بیچنا ہے؟ تو کیوں نہ پھر وہ اردو میں انجینئرنگ کر لے اور گریجویشن کر لے اور وہی بکیٹ بیچے اور آٹو چلائے؟ اس میں کیا برائی ہے مجھے بتائیے۔ تو یہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کیوں شرمندہ ہیں اور کیوں ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور ڈرائنگ روم کے بڑے بات چیت اور مذاکرے ہوتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ اسراف سے ہم بچیں اور اپنا پیسہ جو ہے تعلیم کی طرف لگائیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہ بولنے والے شادی کے کھانے میں دوڑ کے آگے نکل گئے، وہ بیٹھ کے جو ہے وہ پران اور فش اور سب کھا رہے ہیں۔ میں نے اپنی ذات کے لیے ایک اصول بنا لیا ہے کہ میں شادی کا کھانا نہیں کھاؤں، صرف ولیمے کا کھانا کھاؤں، اور الحمدللہ کھا کے بھی اچھا ہے۔ کوئی کمی نہیں اچھے رہ گیا۔ خبرالدین صابری صاحب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آج کا جو سیمینار مذاکرہ ہوا، اس کے عنوان سے آپ کو بھی واقف، اور ہمارے احباب نے جس انداز سے اردو کی جدوجہد کے بارے میں، خصوصاً آزادی ہند کے سلسلے میں، کہ ماضی کی جو واقعات تھے ان کی اس قدر بھی تفصیل ممکن تھی وقت کے کا لحاظ رکھتے ہوئے، ورنہ جیسا کہ ابھی میرے دوست پروفیسر ولید مرزا صاحب نے کہا، جو کتابیں لکھی گئی ہیں، پڑھی گئی ہیں اور شاید مستقبل میں بھی لکھی جائیں گی، لیکن عرض قیمت یہ ہے کہ عمل کا جو فقدان ہمارے پاس ہے اس کا کوئی علاج
और कोई तजवीज़ इल्ला मोहतरम अनवर साहब की जानिब से जो आया, मेरे दोस्त असलम साहब की तरफ से आया और मेरे दोस्त अजीत बेदार साहब की तरफ से आया और मेरे अजीज़ और मोहतरम जाफरी साहब की तरफ था जो इज़हार ख्याल हुआ, उसका लुब्बे-लुबाब मैंने ये महसूस किया ये कि गया दौर हिकमत का अब है अमल की बारी। वाह, क्या बात गया दौर हिकमत का अब है अमल की बारी। हिकमत तो हमारे पास है, बिला मुबालगा अगर तारीख पढ़ें तो हिंदुस्तान की आज़ादी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसमें खून आशामी जो जिंदगी गुजरी, दिन दिन मराहिल से आज़ादी हासिल हुई और उसके क्या नताइज और क्या नवाक़िब हुए, इन सब से कमोबेश हम तो वाकिफ हैं, लेकिन हमारी नई नस्ल कतई ना वाकिफ। अब जरूरत इस बात की है क्या उसको वाकिफियत दिलाई जाए या उसको मायल व अमल किया जाए या महज सिर्फ कुछ तजुर्बाती जिंदगी गुजार कर अपनी बात को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हम उम्र की इस पड़ाव में हैं, उम्र की इस मंजिलों में हैं कि जो भी वक्त हमारे लिए है वो मैं समझता हूँ गनीमत है कि किसका चराग कब गुल होने वाला है इसको किसी को पता नहीं, लेकिन जो काम कल करना है वो आज करना नहीं, आज नहीं करना है, अब करना है। मेरे मोहतरम असलम फरशुरी साहब अपनी खानगी जिंदगी के अंदर जो एक इनकलाबी हरकत की है वो काबिल तकलीद भी है और काबिल अमल भी है। बहुत अच्छा। इस सिलसिले में सिर्फ मेरी इतनी गुजारिश है कि हर वो शख्स जो घर में नाश्ता करता है, अच्छा, घर में नाश्ता करता ब्रेकफास्ट न करे, नाश्ता करा, उस नाश्ते की टेबल पर अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी खाना, अपनी अहलिया, अगर वो उर्दू से बलद हैं, वाकिफकार हैं, तब भी उनको 15 मिनट के लिए नाश्ते के दौरान ही कुछ ऐसी बातें कही जाएं या उनके दहन में डाली जाएं, उनके समातों में डाली जाएं जो उर्दू के बारे में हो, उर्दू से मुताल्लिक हो और उनकी आगे जिंदगी में वो कारगर है। बहुत सिर्फ 15 मिनट, मगर आज मुश्किल देते हैं क्योंकि हम नाश्ते नहीं कर सकते। हमारे नाश्ते तो कहीं और होते हैं। कई और है। मैं किसी पर हर्फगिरी नहीं कर रहा हूँ, हर्फजनी नहीं है, लेकिन बात सच ये है कि आज इस जमाने में जो एक इनकलाबी दौर, इनकलाबी इन मानों में कि आज हमारा तशक्कुस 0 दर्जे से भी नीचे आ गया। मैंने मेरे दोस्त जाफरी साहब ने कहा कि हमारे पास एक नफरत और तासुब की एक हवा चली है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारे आलम में। मुसलमान हमारे लिए, उनके लिए मुसलमान एक हर्फ गलत है जिसको मिटा देना चाहते। आज इसकी जरूरत है कि हिंदुस्तान में इस एहसास को मोहब्बत के साथ बदलने की गुंजाइश पैदा। यकजहती, रवादारी, खुलूस, मुरव्वत, ये सब जितने कॉइन्स हैं वो सब सिक्के राजुल वक्त नहीं रहे, वो सब खोटे सिक्के। इसलिए कि आपका बाजू पड़ोसी रहने वाला आपसे मोहब्बत नहीं करता, वाकिफ हो तो करेगा। अगर वाकिफ हो भी जाए तो वो मोहब्बत नहीं बल्कि अदावत के दर पे है। वो ये चाहेगा कि मुझे जितनी फायदा, जितनी सहूलत मुझे मिल जाए, खुद मेरे सगे भाई को न मिले तो बेहतर है। ये नफ्सा नफसी और खुद गर्जी की बेहतरीन मिसाल। मेरे दोस्तों, ये हमारा बैठना यकीनन बहुत करामत उस वक्त हो सकता है
کہ جس پر ہم عمل کے بارے میں جیسا صاحب نے اچھی مثال دی کہ بھائی اردو سے انگریزی سے فارسی. بھائی کلب میں کتاب پڑھنے پر آج نئی نسل باقی آمادہ ہی نہیں ہے. کتاب کی نکاسی چھوڑیے, پڑھنے پر نہیں ہے. کتاب پڑھنا صرف ہمارے حق میں رہ گئی بات. آج کتاب کسی لڑکے کے ہاتھ میں نظر آئے گا, البتہ ٹیبل نظر آئے گا, ٹیبل آئے گا یا کچھ آئے گا, کچھ اور آئے گا, نیا انٹرنیٹ. مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب آپ کیوں ایسے فیل کر رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ تو ساری کتابیں ملتی ہیں. میں نے کہا کہ بھائی مجھے ایک شخص فراہم کیجیے کہ جس نے پوری کتاب ہاں وہ ریسرچ اسکالر ہی کیوں نہ ہو. کیوں کہ اس کے جو بٹنس ہیں وہ ایک بتائے گا اردو قدیم زمان و ہندوستان ہمارا کتاب کا نام, بٹن دبا دیا, ایک کچھ نہیں سیکھا بات, بٹن دبا دی, کیا پرانی باتیں ہیں سب, کالے پرانے ہو گئے, اپنی اپنی بنسری بجائے اور گزر گئے. کھٹکا مارا, بٹن دبایا, اسپورٹ, کرکٹ میچ, بٹن دبایا, ہاکی میچ, کرکٹ دبایا, دنیا کے. اور وہ سب سے بھی سب پر نظر کرتے کرتے جب ایک اور بٹن دبایا جس میں ڈانس ہے, گانے ہیں, اب اس کی جو دلچسپی قائم ہوئی تو اس پر آ گئی. آپ بھلا بتائیے کون پڑھے گا کتاب میں؟ جی ایک بٹن اور بھی ہے جو آج کل مقبول ہو رہا ہے, پورنوگرافی. پہلے بھی تھا یہ بٹن, لیکن لوگ اس سے شرماتے تھے. اب وہ دیکھیے, شاید مجھے اجازت دیں, آج سے شاید یہ میری پریڈکشن تھی, کوئی 20 سال پہلے بلا مبالغہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں, یہ میری خود نمائی نہیں ہے بلکہ میری خود تعریف کا پہلو نہیں ہے, لیکن ایک حقیقت کا اظہار ہے. میں نے کہا تھا کہ دنیا سے حیا اڑ گئی 20 سال پہلے بتا. کیسے؟ کھانے میں حیا نہیں, بولنے میں حیا نہیں, مانگنے میں حیا نہیں, پہننے میں حیا نہیں ہے, کسی قیمت پر حیا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الحیاء نصف الایمان, حیا آدھا ایمان ہے. ارے جب تمہارا آدھا ایمان ہی تم سے نکل گیا تو تم آدھے کی کیا بچاؤ کر سکے گے؟ اب تو عالم ہی ہوگا. مجھے معاف فرمائیں, ہمارے علماء, ہمارے مفسرین, ہمارے متقدین, ہمارے بڑے بڑے اکابرین بھی اس علت سے نہیں بچے ہیں. کیونکہ ایک واقعہ بتاتا ہوں. حیا کا معاملہ کیا ہے؟ ایک مسجد میں ایک صاحب نے کہا تھا بھائی ہماری ایک تعمیر ہو رہی ہے مسجد, اس تعمیر میں وہ چھت کے لیے کچھ سیمنٹ, کچھ وغیرہ فلاں کے لیے آپ امام ہیں, آپ ذرا اعلان فرما دیجیے, کیونکہ بہت بڑی مسجد ہے, اس بڑی مسجد سے شاید مجھے زیادہ رقم حاصل ہو جائے, تعاون زیادہ ہو جائے اور میرا کام ہو جائے, اللہ کا گھر تعمیر ہو جائے, لوگ نمازی پڑھیں گے, اور جب تک نمازی پڑھتے رہیں گے ان کی دعائیں سب اپنی بات. صاحب نے کیا کہا بھائی, اس میں ہمارا کیا حصہ ہے؟ الحیاء نصف الایمان, ان کو مانگنے میں حیا نہیں. یہ سودا ہے, یہ سودا. اس سودے کو اس سودے سے بدلیے جو سر میں سمایا ہوتا ہے. اردو کی خدمت کا سودا اگر آپ کے سروں میں سمایا ہوا ہے تو پھر اس دیوانگی کا کوئی جواب نہیں. بہت اگر یہ دیوانہ پن ہے تو اس دیوانگی کو قبول کیجیے, کیونکہ وہ دیوانہ ایک ہی ہوتا ہے نا, ایسا کوئی پھر نہ اٹھا کوئی بنی آگر, کوئی دیوانہ ایک ہی ہے. مجنو کوئی دوسرا نہیں بنا آج سے, ہزاروں دیوانے بنے, مجنو کوئی نہیں بنا. مجنو دیوانے جنون سے, یہ جنون پیدا کیجیے خدمت کا. اور یہ خدمت اگر نہ ہو, اب آزادی کے بارے میں اگر بولا جائے تو جعفری صاحب تو ہسٹورین ہیں, غیر معمولی یہاں کی ڈھیر لگا دیں گی کتابیں اپنے ریفرنسز کے ساتھ. اورنگزیب عالمگیر کا پورا عہد بیان کرتی تھے, سازش میں بھرا ہوا ہے.
शाह आलम का पूरा दौर देख लीजिए, लाट कलाइयों मौजूद है। अरे कहाँ तक जाएंगे भाई आप? लेकिन इस सरगुज़श्त से हासिल क्या हो रहा है? मालूमात आपको मालूम है? मेरी नई नस्ल कहाँ है? मेरी नई नस्ल कहाँ है? आज मेरी नस्ल में, हमारी महफिल में जो आते हैं हमारे पास, सब या तो 50 के कम से कम 50 से ऊपर तो हैं। हमारा कोई अब क्यों नहीं आता है सवाल है। एक सवाल ये कि भाई क्यों नहीं आता, उर्दू क्यों नहीं पढ़ता, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए कि आज के ज़माने में जो इंटरनेट IIT के ज़माने में अब लोग लैंग्वेज पढ़ेंगे, यकीन मजहब पूरा इसके अंदर मौजूद है, तहजीब इसके अंदर मौजूद है, तमद्दुन इसके अंदर मौजूद है, सारी सकाफत इसके अंदर मौजूद है, लेकिन इसका हासिल क्या हो रहा है? IIT में है, तर्जुमा होता है IIT में, आपने कुछ तर्जुमों की किताबों के हवाले दिए, आपने दिए, लेकिन क्या मुझे बताइए कि IIT के ज़माने में कोई इस बात को गवारा कर सकता है? आप कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे उर्दू, मैं पढ़ा दूँ अपने बच्चों को, मेरे पूरे बच्चे उर्दू, बिल्कुल। अरे ये मेरी ज़ात है, लेकिन इस कौम के असासे को पलटाइए, इसको कौम का असासा बनाइए। मेरी ज़ाती ज़िंदगी को अगर मैं बयान कर दूँ तो एक कहानी पूरी बन जाएगी मेरी। हर शख्स बयान कर सकता है अपने अपने तजुर्बात को, लेकिन इसका हासिल क्या होने वाला? तो इसके लिए मेरी गुजारिश कि अब जरा नम हो तो ये मिट्टी साथी, मगर ये नमी कौन पैदा करेगा? ये खुरदरी जमीन पर, ये सहरा, ये रेगे सहरा में हम दौड़े हैं, जहाँ पानी का कोसों सैकड़ों मील लाखों मील दूर पानी का कोई शराब ही शराब है, हर तरफ शराब ही शराब। क्योंकि आज अपनाए वतन हमारे खुले दुश्मन है, खुले दुश्मन बिला तकल्लुफ। सही। उनके साथ हमारा जो रब्त है, इसमें किसी किस्म का दोस्ताना माहौल खतई नहीं है, बल्कि आज हम ये कह सकते हैं, मैं कम से कम ये कह सकता हूँ कि हम अपनी बिरादरी में, हम अपने भाइयों में भी मुखलिस नहीं हैं। इस दौर में हर तरह की होशियारी है, अंदाज मगर देखो तो बाजारी है। इस दौर में हर तरह की होशियारी है, अंदाज मगर देखो तो बाजारी है। रिश्तों का तकद्दुस भी हुआ पामाल अकील, अब रफ्तो ताल्लुक में भी अय्यारी है। अब आलम ये हो गया है कि हम रफ्तो ताल्लुक में भी अय्यारी को सामने रखते हैं। इससे हमको बचना चाहिए, हटना चाहिए, और इससे ऊंचा उठकर अपनी जिंदगी में उर्दू की खिदमत का जज्बा लेकर अमली तौर पर, क्योंकि फारसी में कहा गया गर जहाँ तलबी मुज़ायक़ा नेस्त, गर जहाँ तलबी मुज़ायक़ा नेस्त, गर जर तलबी सुखंदरीनस। अगर आप जान देने के लिए चलिए, मैं तैयार हूँ आपको जान देने के लिए, भाई थोड़े चंदे के तौर पर कुछ रकम जरा मैं पूछता हूँ, जरा मैं मशवरा करता हूँ। जोहर के बाद मैं मिलता हूँ, प्रैक्टिकल बात आप। और लहू में जो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, हमारे रसूल की जिंदगी का हिस्सा नहीं है, हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, कुरान की तालीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज हम उसके पैरों हैं, उसके पैरवी करते हैं और अपना दामन बचाकर तावील का एक मसला निकला। और तावील जहाँ मौजूद है, जाहिर है उसके लिए तकदीर का कोई मंशा, कोई मकसद नहीं। मैंने ऐसी कुछ बातें आप लोगों के बारे में लिखा था, लेकिन बात तो ये है कि अब तुमने कहा सारे जमाने चलो सब चलो, लेकिन कब चलो, क्यों चलो? आज आप कहिए, अनवर साहब ऐलान करें कि कल इसी मरकज़ शादाब से एक जुलूस बउनवान उर्दू बचाओ, भाई मतलब बचाओ नहीं, उर्दू बचाओ, उर्दू बचाओ। आप देख लें कितने लोग आपको साथ देंगे, और साथ किसी न किसी इल्लत से, मैं बीमार हूँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं फला हूँ, नहीं मैं सूख रहा हूँ, फला है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इल्लत
बराबर आएगी और जो मुखलिस है वो बराबर आएंगे। शायद मुझ जैसा नाखिस भी शायद कुछ आ जाए तो आ जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि बहुत दूर तक। जामी का जो शेर है, जामी का जो शेर है, हम दूर तक, क्या है वो शेर जामी का, ये बात और है कि तारुफ ना हो सका, ये बात और है कि तारुफ ना हो सका। जिंदगी के साथ बहुत हम उर्दू के साथ बहुत दूर तक, बहुत अच्छा। हम उर्दू के साथ 60 अभी 72-73 साल की उम्र में मौजूद है। अल्लाह हासन। उर्दू पढ़ाया, उर्दू पढ़ाता रहा, पढ़ते रहा, सुनता रहा, आपको सब कुछ सुनता रहा, बहुत दूर तक। लेकिन अब थके थके से हैं पाँव मेरे, बस ये बात है। अब हमारा वक्त एक ऐसी मंजिल में आगे खड़ा है कि एक नई नस्ल को तैयार करने की, लेकिन ये कब मुमकिन है? जब तक कि हम जिद्दोजहद का नाम अमल का नाम रखें, तारीख को दोहराना, पिछले सबकों को दोहराना, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला मेरे भाई। और मैं दुरुस्त मैं मुबारकबाद देता हूँ असलम फारूकी को भी कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए से इन बातों को बहुत फैलाया। एक भी आपने सुन करके वीडियो टॉक हमारे सामने आई बात, हो सकता है कि बाद में उसके साथ उससे भी ऑडियो टॉक हो जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें की गए। ये अंग्रेज़ों की जो दुश्मनी थी वो कुछ नहीं थी, आज ये समाज कदीम से, जब से इस्लाम आया तब से दुश्मनी है। ये अंग्रेज बना अपने अपने दौर पे लोग आते रहे, अपनी जगह दुश्मनी मुकम्मल है वो इस्लाम के साथ है, और इस्लाम की ज़बान है उर्दू। अक्सर लोग कहते हैं कि मुसलमानों की ज़बान से उर्दू को जोड़ा जाता है, क्यों ना जोड़े भाई, इसलिए जोड़े कि इसी ज़बान में तो मजहब है। आप बताइए, जरा ट्रांसलेशन की दुनिया में चले जाइए, जरा ट्रांसलेशन करके बताइए किस ज़बान में आपको ट्रांसलेशन आ ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, खत ही नहीं हो सकता, खत ही नहीं हो अंग्रेजी का नहीं हो सकता। अरे कहीं किसी का नहीं हो सकता। ये जैसा कि हमारे असलम साहब इसकी गवाही देंगे, मजीद रज़ा साहब असलम साहब गवाही देंगे। आपके कहने पे याद आया कि सईद बिन मोहम्मद नक्श बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, मेरे उस्ताद थे, मखदूम या किसी और शायर से बात ऐसी थी, मीर का उन्होंने शेर पढ़ लिया कि नाजुकी उसके लग की क्या कहिए, पंखड़ी है गुलाब की सी है। सही साहब आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इसको जरा पेंट तो कर दीजिए। भाई कौन सी बड़ी बात है, ब्रश लेके उन्होंने, अरे साहब वो सब कर देंगे आप, वो सी की कैफियत कहाँ से लाएंगे आप? किसी है, वाह वाह, पंखड़ी की सी जो कहा उन्होंने, गुलाब की सी, अरे वो की सी की कैफियत कहाँ से लाएंगे आप? बहजाद व मानी के हिस्से में भी ये बात नहीं आ सकती। हज़रात मेरी अपनी ज़ेरत गुफ्तगू, लेकिन इसके बावजूद मुझे खुशी है कि मैं किताब के सामने अपने जज्बात रख पाया, और मैं समझता हूँ कि उर्दू के सिलसिले में जो कोई भी काम होगा यकीनन इसमें आप मुझे भी शामिल करें, मैं भी आपका अपना हूँ। अगर मुझे अपना समझते हैं तो यकीनन आपके साथ हूँ। और दामे दिरमे कदमे सुखाने की बात अलग हो गई है, अब सिर्फ अमल की बात है। ये ना मांगिए ना दीजिए, बल्कि काम करने वाला खुद अपनी बात खुद आपके सामने रखे।